आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर 1.2 में ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है बीकर, इसमें 100 मिलीलीटर वॉल्यूम दिख रहा है। इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का 1-2 दाना जो है 1 या 2 क्रिस्टल्स इसमें मिला के सॉल्यूशन बनाया गया है पोटेशियम पर मैग्नेट का, जो थोड़ा वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसको आप डाइल्यूट करेंगे, इसमें वाटर मिलाएंगे, तो ये पर्पल कलर का दिखाई देने लगता है, थोड़ा लाल लालोखा यानी लाल टाइप का दिखाई देने लगता है। हमने क्या किया है कि यहाँ के 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन से जो है ना 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकाला और 90 मिलीलीटर यहाँ पे जो है बीकर में पानी लिया था, उसी में 10 मिलीलीटर यहाँ सॉल्यूशन को मिला दिया। फिर ये थोड़ा पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है। यहाँ से 10 मिलीलीटर फिर लेंगे और 90 मिलीलीटर वाटर में मिला देंगे, तो टोटल 100 मिलीलीटर हो जाएगा। जिससे कलर तो आया है लेकिन थोड़ा सा फेड कर गया है। फिर यहाँ से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 10 मिलीलीटर एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इस 10 मिलीलीटर को यहाँ वाले को 100 मिलीलीटर वाटर में मिला देंगे। तो ये जो पर्पल कलर आता जा रहा है तो थोड़ा सा हल्का होता जा रहा है, लेकिन कलर आ रहा है। फिर यहाँ से 10 मिलीलीटर लिया, फिर वो 90 मिलीलीटर वाटर मिलाया, फिर कलर आ गया, लेकिन थोड़ा हल्का हो गया। इस तरह से यहाँ पे जो कलर है वो डीपर कलर है और धीरे धीरे कलर हल्का होता जा रहा है, लेकिन कलर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पहली बात ये कि हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल लिया था बहुत कम लिया था, 1-2 क्रिस्टल लिए थे और उससे एक कलर आया था, और फिर उसको हम पानी में बार बार मिलाते जा रहे हैं, फिर भी कलर नहीं जा पा रहा है, कलर जा नहीं रहा है, कलर मेंटेन है, कलर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रहा होगा तो उसके अंदर अरबों खरबों टीनी या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो इतनी ज़्यादा जो है बिखराव की सलाहियत रखते हैं। उनका इतना ज़्यादा डिस्पर्सल या स्कैटरिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा डिस्पर्सल हो रहा है, तभी तो कलर बार बार आता चला जा रहा है। और लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आगे भी कलर आएगा, भले ही थोड़ा कलर फेड करता जाएगा लेकिन कलर आता जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि किसी भी केमिकल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े स्मॉल साइज़ के होते हैं। The particles of the matter are very small sized, they are very teeny sized and beyond our imagination. हम उन्हें अपनी आँखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है सहारा लेना पड़ेगा, या फिर हमें एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होती है जिससे हमें पार्टिकल्स की छाया, उसकी शेडो दिखाई पड़ती है, उससे हम पार्टिकल को टेक्निकली देख सकते हैं। ऐसे पार्टिकल को देखना खुली आँखों से नामुमकिन है। इसी तरह से अगर आप 1-2 बूंद डिटॉल ले लें, 1-2 बूंद डिटॉल ले लिए, उसको आप 1000 लीटर का जो टैंक होता है उसमें 1-2 बूंद डिटॉल डाल दीजिए, तो आप देखिएगा कि पूरा टैंक महकने लगता है, पूरे टैंक में जो है डिटॉल की स्मेल आने लगती है। इसका मतलब ये है कि डिटॉल थोड़ा सा लिया गया है और पूरे टैंक को महका दे रहा है। इसका मतलब ये है कि डिटॉल के पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं जो काफ़ी दूर तक फैल सकते हैं, क्योंकि जब छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। तो अब जाहिर सी बात है, अगर बहुत दूर तक कोई पार्टिकल फैल रहा है तो उसकी 2 खास वजह हो सकती है। एक तो ये कि मैटर जो है उसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, वेरी स्मॉल साइज्ड हैं, और तभी तो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तभी तो तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो वो फैल रहे हैं। इट्स ओके। अगर बड़े साइज़ के होते तो तादाद कम होती ना, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो ये शो कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल एंड आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। दूसरी बात, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैटर जो होता है पार्टिकुलेट होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। पूरा ब्लॉक की तरह नहीं, लकड़ी के टुकड़े की तरह नहीं होता मैटर, बल्कि वो सैंड की तरह होता है। तो मैटर अगर पार्टिकुलेट है, मैटर अगर पार्टिकल का बना हुआ है, सपोज़ यहाँ पे पार्टिकल्स है, ये ब्लैक कलर के जो स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो उनके बीच स्पेसेस होते हैं।
काफ़ी स्पेस होते हैं, जगह होती है उनके बीच, खाली 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 जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट पीछे मैं दिखा चुका हूँ कि जब मैंने वाटर में शुगर या साल्ट मिलाया था तो शुगर साल्ट वाटर में ही एडजस्ट हो गया था और वाटर का लेवल ऊपर नहीं गया था, अपने जो है लेवल पे फिक्स था। इसका मतलब ये था कि वाटर जो मैटर था उसके अंदर स्पेस रहे होंगे पार्टिकल के, तभी तो शुगर और साल्ट के जो भी हमने मिलाए थे वो वाटर के जो है वैकेंट स्पेस में फिल हो गए थे। तो मैटर में पार्टिकल्स के बीच एम्प्टी स्पेस होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कई एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस पाए जाते हैं। अब देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको हल्का फुल्का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं फास्ट मूविंग होते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, काफ़ी तेज़ी से घूमते हैं, उनके अंदर फास्ट जिगजैग मूवमेंट होता है। मैटर के पार्टिकल जो होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, फास्ट जिगजैग मूवमेंट होता है, मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो, और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स मूव कैसे करते हैं, इसका जो एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं आप देखिए। परफ्यूम की यहाँ पे शीशी रखी हुई है एक रूम के अंदर, तो आप देखते हैं कि जैसे ही शीशी ओपन करते हैं फ़ौरन आपका रूम महकने लगता है। इसका मतलब ये है कि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से निकल के पूरे रूम में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बहुत तेज़ी से मूव कर गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के फास्ट मूविंग होते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। अब आप बोलेंगे सॉलिड स्टेट में क्या होता है, तो आगे मैं सॉलिड स्टेट बताऊंगा कि वहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं करते। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स मूव करते हैं। गैसियस स्टेट में बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी मूव करते हैं लेकिन थोड़ा कम स्पीड में करते हैं। सॉलिड स्टेट में मूव नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं, मैं आगे बताऊँगा आपको। यहाँ पे देखिए दो बीकर लिए गए हैं, बीकर ए और बी। कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का जो है केमिकल होता है, उसको हम यहाँ पे पानी में लेके पानी रखेंगे इन दोनों बीकर में, कॉपर सल्फेट को पानी में जो है डिज़ोल्व करेंगे, घोलेंगे। इस बीकर में कोल्ड वाटर लिया गया, इस बीकर में जो है हॉट वाटर लिया गया है। अगर आप कोल्ड वाटर में कॉपर सल्फेट को घोलते हैं तो थोड़ा धीमी गति से जो है वो डिज़ोल्व होता है, स्लोली डिज़ोल्व होता है। लेकिन आप हॉट वाटर में अगर आप डिज़ोल्व करते हैं ना तो बहुत ही जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, इमीडिएटली डिज़ोल्व हो जाता है और ब्लू कलर का एक सोल्यूशन बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता जल्दी और हॉट वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है इमीडिएटली? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप हॉट वाटर लेंगे तो पानी के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हॉट का मतलब होता है कि आपने एनर्जी दिया है, हीट प्रोवाइड किया है। अगर आपने हीट प्रोवाइड किया है तो जाहिर सी बात है, सॉरी एक मिनट, तो अगर आपने हीट प्रोवाइड किया है तो इसका मतलब कि हीट देने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आ जाती है, और हीट देने पे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी आती है या पहले से भी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे, गर्म करेंगे किसी केमिकल को, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका मूवमेंट भी तेज़ हो जाएगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है फास्टर हो जाएगा। इसलिए हॉट वाटर में जब आप कॉपर सल्फेट डालेंगे तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तेज़ी से मूव करेंगे, तो कॉपर सल्फेट को बहुत जल्दी मिक्स कर देंगे, उन पर जो है कॉलिजन मार के, टक्कर मार के उनको ईजिली डिज़ोल्व कर देंगे। इसीलिए जनरली जो केमिकल्स होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और टेम्परेचर घटाने पे उनकी जो है डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी या क्षमता में कमी आ जाती है। तो गर्म पानी में केमिकल्स जल्दी घुलते हैं, ठंडे पानी में केमिकल्स देर में घुलते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी का जो है कॉन्सेप्ट है। तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ज़रा देखिए इसको ध्यान से, इस एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पे जो है गैस बी है और यहाँ पे जो है गैस ए है, दोनों अलग अलग चैम्बर है। इन दोनों चैम्बर्स को एक होल से कनेक्ट किया गया है ताकि गैसें इधर से उधर जा सकें, ये होल है। कुछ देर के बाद अगर आप होल खोले रहेंगे तो देखेंगे कि दोनों गैसें एक दूसरे के साइड में चली गई हैं।
गैस ए जो है गैस बी साइड में आ गई है, गैस बी जो है गैस ए साइड में आ गई है। इस तरह से जो फ्री मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का जो फ्री मूवमेंट होता है उसे कहते हैं डिफ्यूज़न। देखिए डिफ्यूज़न लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं आपको डिफ्यूज़न थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए इस चैम्बर में पहले देखिए गैस बी के सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं जो रेड स्फीयर से दिखाए जा रहे हैं। इस चैम्बर में के सिर्फ जो है गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है मिकदार मैक्सिमम है और यहाँ गैस बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, उनकी मिकदार मैक्सिमम है। जब आप होल खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो गैस बी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ए की तरफ जाने लगते हैं और ए वाले की तरफ के पार्टिकल्स बी की तरफ आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस साइड में बी वाले का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस साइड से जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कम की तरफ मूवमेंट होगा, यानी बी के पार्टिकल्स जो है ए की तरफ जाएंगे। और ए साइड में क्या है कि ए गैस के पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ए का मूवमेंट जो है ना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की तरफ होगा, यानी बी की तरफ होगा। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ या ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जो पार्टिकल्स का फ्री मूवमेंट होता है, सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न में बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम a region of higher concentration to lower concentration। ये आपका डिफ्यूज़न है। तो जब डिफ्यूज़न होता है तो मिक्सिंग हो जाती है। जैसे दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस को अगर आपने कांटेक्ट में लाया है तो दो गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाते हैं, यानी मिक्स कर जाते हैं। तो मिक्सिंग का जो कारण है, क्या रीज़न है उसका इंटरमिक्सिंग का, दैट रीज़न इज़ डिफ्यूज़न। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, गर्मा देंगे, तो डिफ्यूज़न बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी रेस कर जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूवमेंट करेंगे और तेज़ी से मूवमेंट करेंगे तो फिर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है स्पीड ऑफ डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे डिफ्यूजन का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए गर्म खाना जो रहेगा वो ज़्यादा महकेगा, ठंडा खाना कम महकता है। मीन्स गर्म खाना जो है खुशबू ज़्यादा फेंकता है, ठंडा होने पे खुशबू कम फेंकता है। वो क्यों? क्योंकि अगर खाना पकता रहता है, जैसे कहीं कुछ बन रहा है, मसालेदार चीज़ बन रही है, तो बड़ी दूर तक खुशबू जाती है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई है और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई है, जिससे पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा है, तेज़ है। इसलिए पार्टिकल्स दूर तक डिस्पर्स होते हैं, दूर तक बिखरते हैं, जिससे महक दूर तक जाती है, स्मेलिंग जो है दूर तक जाती है। अगर आप ठंडा कर देंगे तो पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी अगर आप ठंडा कर देंगे, जाहिर सी बात है टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। काइनेटिक एनर्जी घटने से मॉलिक्यूल्स दूर तक मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे दूर तक आपको स्मेल नहीं पहुंच पाएगी। तो ये आपका था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन डिफ्यूज़न। कल आपको हम दूसरे टॉपिक की तरफ ले चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आज मुझे लिखिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो में कोई अगर कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो लिखिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आगे और बेहतर करूँ, ताकि ये जो मूवमेंट हो रहा है कैमरे में, हिलना डुलना, ये सब थोड़ा बंद हो और डायग्राम थोड़ा बेहतर बनाऊँ। अभी मैंने क्लास 10 के लिए जो है एक डायग्राम बनाया है। ये क्लास 10 का डायग्राम है। थोड़ा 10 के बच्चे, बोर्ड के बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको जो है बेहतर तरीके से करना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूँगा। टॉपिक आके बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। आप सारे वीडियो एक के बाद एक देखिए, आपको सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगी। और 9th का जो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो पूरा अगर समझ में आता है तो आपको 11th 12th में भी बहुत फ़ायदा होगा। आपको चीज़ें आसान लगेंगी और जल्दी समझ में आएंगी। इसलिए किसी भी वीडियो को नेगलेक्ट मत कीजिए, किसी भी वीडियो को आप हल्के में मत लीजिए। सारे वीडियो को ध्यान से सुनिए, NCERT की बुक पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। वीडियो देख के अपने से नोट बनाइए, NCERT पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए। थैंक्स वेरी मच।